नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जाखनावाली के चक 6 बीएचएम में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों सहित जिंदा जली विवाहिता, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर पुनः भर्ती करवाने की मांग। राजस्थान संविदा फार्मासिस्ट संघ ने कलेक्टर को सीएम के नाम का भेजा ज्ञापन। जंक्शन के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की बाइक चोरी। जंक्शन थाना में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हड़ताल पर रहे आड़त व्यवसायी। धान मंडियों में नहीं हुई कृषि जिंसों की बोली। अन्य प्रदेशों से शादी कर राजस्थान में बसी एससी एसटी व ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा ने सीएम को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। गांव जाखनावाली के चक 6 बीएचएम में एक विवाहिता और उसके 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जाखड़ावाली के चक 6 बीएचएम धोरेवाला में एक विवाहिता और उसके 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी अनुसार घटना गुरुवार करीब रात 12:30 बजे घटित हुई। आग से हजारों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। हालांकि मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों ने शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की घटना की बात कही थी, लेकिन पियर पक्ष ने ससुरालियों पर जानबूझकर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। गाँव में पुलिस की मौजूदगी में मृतका, विवाहिता के पियर और ससुराल पक्ष के लोगों की फिलहाल वार्ता चल रही है। तीनों शवों को हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया है। उधर घटना के बाद शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। मिली जानकारी अनुसार 6 बीएचएम धोरेवाला निवासी सीताराम नायक गुरुवार रात खेत में पानी लगाने गया हुआ था। पीछे घर में उसके माता पिता तथा पत्नी व 2 बच्चे थे। सीताराम की पत्नी उर्मिला व पुत्री रेखा तथा पुत्र आयुष भोजन कर कमरे में सो गए, जबकि उसके पिता कृष्णलाल नायक व माता दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात को करीब 12:30 बजे कमरे से धुआं व लपटें उठती देख पड़ोसियों को पता चला। इसके बाद मोहल्ले के लोग जाग गए। कमरे का गेट तोड़कर खोला तो भीतर उर्मिला, उसकी पुत्री रेखा व पुत्र आयुष बेहोशी की अवस्था में पड़े थे। उनको तत्काल निजी वाहन से जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ ले जाया गया। वहां उर्मिला व आयुष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रेखा को बीकानेर रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में लूनकर सर के पास रेखा ने भी दम तोड़ दिया। सीताराम के 3 पुत्रियां व 1 पुत्र था। दिनांक 4/12/20 के सुबह 3:20 बजे एक जली हुई हालत में उर्मा देवी वाइफ ऑफ सीताराम, रेखा डॉटर ऑफ सीताराम, आयुष सन ऑफ सीताराम, जाति नायक, निवासी चक 6 बीएचएम धोरेवाला चक पीलीबंगा से जली हुई हालत में आए, जिसमें राजकीय चिकित्सालय में पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने उर्मा देवी को ब्रोडेड घोषित किया। वह दोनों बच्चों का इलाज चालू किया। दौरान इलाज आयुष की मृत्यु हो गई। वह रेखा को इलाज हेतु रेफर आई सेंटर किया गया, जो अब रास्ते में डेथ होने के बाद वापिस राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के मोर्चरी रूम में रखवा दिया गया। तीनों की डेड बॉडी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। वह सूचना एसएचओ पीलीबंगा को दी गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर पुनः भर्ती करवाने की मांग को लेकर राजस्थान संविदा फार्मासिस्ट संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान संविदा फार्मासिस्ट संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप फार्मासिस्ट भर्ती में नियम संशोधन करने की मांग की है। संघ सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में सन 2018 में फार्मासिस्ट की भर्ती निरस्त कर दी गई थी। फार्मासिस्ट संघ के सदस्य फार्मासिस्ट के 4105 पदों पर पुनः भर्ती करवाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग, पैरामेडिकल की तरह डिग्री, डिप्लोमा के बोनस अंकों के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती होनी चाहिए। संघ सदस्यों ने मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में कल्याण सिंह, समीर कुमार, मोहित जोशी, नरोत्तम सिंह, राजेंद्र गोदारा, दीपक करोड़ा सहित अन्य लोग शामिल थे। हम राजस्थान संविदा फार्मासिस्ट संघ की तरफ से आए हैं। हम ये बोनस और प्रतिशत अंकों के आधार पर ये भर्ती करवाना चाहते हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी की जाती तो हम आंदोलित रहेंगे। अभी कोरोना काल भी चल रहा है, अगर शीघ्र अगर इस पर कोई कार्रवाई की जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, निरस्त ये काफ़ी बार हो चुकी है पहले भी। अब हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। सर, हम यहाँ आए हैं
कि 2018 में फार्मासिस्ट की भर्ती थी वो निरस्त कर दी गई है। हम चाहते हैं कि इस भर्ती को पुनः 4105 पदों पर पुनः भर्ती की जाए और बोनस और अंकों के आधार पर की जाए। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हाँ जी, हम कंटिन्यू इस चीज़ के लिए मांग उठा रहे हैं। मांग नहीं मानी जाती है तो आगे के लिए हम आंदोलित रहेंगे। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर 6 दिसंबर को जिले के प्रत्येक ब्लॉक में शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आमजन से शिविरों का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 6 दिसंबर को जिले भर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आमजन से इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आयोजित होने वाले शिविरों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में हटवाने का काम किया जाएगा। आमजन की सहूलियत के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ से इन शिविरों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो लोग 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे लोग मतदाता सूचियों में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही शिविर में नाम और पतों में संशोधन भी किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे राज्य में मतदाता सूचियों का विशिष्ट पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जो 18 जनवरी को इनका एक अंतिम प्रकाशन होगा मतदाता सूचियों का, और इसमें 29 तारीख को सब जगह कैंप लगे। इसी के तहत 6 दिसंबर को फिर कैंप लगेंगे। जो लोग 1 जनवरी 2021 को 18 साल के हो रहे हैं या जिनको अपने नाम, पते या किसी तरह का संशोधन कराना है, उसके लिए वो लोग BLO को आवेदन कर सकते हैं। इन कैंप में भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो जिले के अंदर हर बूथ पे उस दिन सुबह से शाम तक BLO रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक वो इसका प्रचार प्रसार करें, और जिन लोगों को नाम में संशोधन कराना है या अपना नाम जुड़वाना है या किसी भी तरह की त्रुटि को सही कराना है, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। जंक्शन के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की बाइक अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। जंक्शन थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला मुख्यालय पर वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोर इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि अब पुलिस वालों के भी वाहन चुराने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आया है। कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल की अज्ञात व्यक्ति बाइक चुरा ले गया। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल धूड़ाराम यादव पुत्र मालीराम यादव निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी ड्यूटी नई धानमंडी स्थित किसान भवन में बनाए गए कोविड सेंटर में लगी है। बुधवार सुबह करीब 8 बजे वह अपनी ड्यूटी किसान भवन नई धानमंडी में अपनी बाइक प्लेटिना नंबर RJ23SK 9766 पर सवार होकर पहुंचा। बाइक किसान भवन के आगे खड़ी कर दी और किसान भवन के अंदर ड्यूटी पर चला गया। पीछे से अज्ञात शख्स उसकी बाइक चोरी कर ले गया। ड्यूटी समाप्त होने पर शाम करीब 4 बजे उसने अपनी बाइक संभाली तो बाइक वहां से गायब मिली। उसने बाइक की काफी तलाश की मगर कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 389 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि जंक्शन की नई धानमंडी स्थित किसान भवन को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ न्यायिक परीक्षा में भिजवाए गए आरोपियों को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आने तक रखा जाता है। इन आरोपियों की निगरानी के लिए यहाँ पुलिस के जवान भी तैनात किए जाते हैं। ये कल दिनांक 3/12/2020 को श्री धूड़ाराम, ये कांस्टेबल है, इसने कहा कि मेरी किसान भवन में ड्यूटी थी और मेरी बाइक पे आया था और बाइक को नीचे खड़ा किया और शाम को करीब 4 बजे संभाला तो वहाँ बाइक नहीं मिली। तो अज्ञात व्यक्ति बाइक को चोरी करके ले गया, जिस पर FIR दर्ज की गई है। वह बाइक की तलाश जारी है। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा ने CM के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर अन्य प्रदेशों से विवाह कर राजस्थान में बसी SC, ST व OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। अन्य प्रदेशों से विवाह कर राजस्थान में आकर बसी SC, ST व OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि आरक्षित वर्ग में जन्मी व अन्य प्रदेशों से विवाह उपरांत राजस्थान में आकर बसी SC, ST व OBC वर्ग की महिलाओं को जिनका विवाह अपने ही वर्ग में हुआ है, उन्हें राजस्थान में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन के अनुसार ऐसी महिलाओं की संख्या हजारों में है और वे अपने मायके व ससुराल दोनों के आधार पर
समान आरक्षित श्रेणी में शामिल हैं। ये सभी महिलाएं आरक्षित SC, ST, OBC वर्ग से संबंधित हैं। पूर्व में उक्त महिलाएं अपने मायके में व अब ससुराल में भी आरक्षित श्रेणी में हैं। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में विवाह उपरांत उक्त महिलाएं यहाँ की मूल निवासी हैं और सरकार द्वारा इन्हें मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड आदि जारी किए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व इन्हें प्रदेश में आरक्षण का लाभ मिल रहा था। उक्त महिलाओं में से EWS श्रेणी की महिलाओं को प्रदेश सरकार का कार्मिक विभाग विशेष सर्कुलर द्वारा फरवरी 2020 को EWS श्रेणी के आरक्षण का लाभ देने का निर्णय कर चुका है। ज्ञापन के अनुसार आरक्षण नियमावली तथा संविधान की धारा 355 में स्पष्ट उल्लेखित है कि संघ अथवा राज्य सरकारें SC, ST लोगों के हितार्थ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत हैं और संविधान की धारा 15 के तहत केंद्र व राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ जन्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ज्ञापन में उक्त तथ्यों के आधार पर अन्य प्रदेशों से विवाह कराई महिलाओं को राजस्थान में आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सीतू अरोड़ा, पुष्पा बंसल, विमला मोदी, फूलवती देवी, ममता, कमला, मीरा सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। से महिलाएं आई हुई हैं, जो वार्मर्ग से महिलाएं आई हैं, जो शादी यहाँ पे हुई है, इस वर्ग में शादी हुई है, ABC में और BTC में, जो उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके हक में काम होने चाहिए, भी यही चाहते हैं। ये अन्य प्रदेशों से आई महिलाएं SC, ST, OBC वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें शादी भी उनकी OBC में, SC में हुई है और पीछे से भी हुई है, फिर भी उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। इसके लिए आए हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ हैं, प्रदेशों से आई हुई, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और इसीलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की। जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को आड़त व्यवसायी हड़ताल पर रहे। इस दौरान धान मंडियों में व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णतः ठप रही।
केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को जिले के अर्ध व्यवसायी हड़ताल पर रहे। इस दौरान धान मंडियों में कृषि जिन्सों की बोली नहीं लगाई गई। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, जिला खाद्य व्यापार संघ और अन्य व्यापारिक संगठनों से जुड़े अर्ध व्यवसायियों ने हड़ताल में अपना समर्थन दिया। वहीं श्रमिकों ने हड़ताल के प्रति सहमति दर्ज करवाई। अर्ध व्यवसायियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेश न केवल किसानों के हितों का हनन करेंगे बल्कि उनका खामियाजा आड़त और श्रमिक वर्ग को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में किसान, व्यापारी और श्रमिक वर्ग एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जब तक इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं श्रमिकों का कहना है कि नए कृषि अध्यादेश मंडी व्यवस्था को ठप कर देंगे और इससे तोला धान का श्रमिकों का रोजगार छिन जाएगा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर श्रमिक और व्यापारी भी किसानों के साथ आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। आज सारी मंडी हमारी बंद है, कोई बोली वगैरह नहीं हुई। जिला खाद्य व्यापार संघ हनुमानगढ़ के ने जो किसान दिल्ली गए हैं, धरना दिया है, जो देश के अंदर है उनको जो परेशानियाँ हो रही है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके समर्थन में जिला व्यापार संघ हनुमानगढ़ भी उनका समर्थन कर रहा है। पूरी जिले की कोई भी मंडियों के अंदर बोली नहीं हो रही, कोई भी कामकाज नहीं हो रहा। तो केंद्र सरकार से किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग सबकी एक ही निवेदन है कि ये जो विधेयक पास किया है इसको किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसको वापस लिया जाए। और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तो व्यापारी अन्नदाताओं के साथ मिलके, मजदूर भाइयों के साथ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। आज हमने पूर्ण रूप से हड़ताल रखी मंडी में। जो किसान भाई बैठे हैं दिल्ली में आज 1 हफ्ते से, उनके समर्थन में हमने हड़ताल की है और आज मंडी में कोई कार्य नहीं हुआ और अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो फसल है मंडी में बाहर बिक रही है और किसानों को भी आधे दाम मिल रहे हैं, पूरा भाव उसको नहीं मिल रहा। हम समर्थन मंडी बंद करके करेंगे। हम व्यापारी सारे इकट्ठे होकर दिल्ली किसानों के पास जाएंगे, उनके हर तरीके से उनके साथ रहेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, तो इनका 6-7 दिन हो गया किसानों का आंदोलन चलते हुए, तो इनकी कोई बात की सुनाई नहीं कर रहा है जी। तो इनको दिक्कत क्या चीज की है, जो किसानों की मांग है ये पूरी क्यों नहीं करती? इसके अंदर कहीं न कहीं तो ये फाल्ट है ही फाल्ट है। जब भी ये मैं इनकी बातें जो नहीं मान रहा है, जो 3 काले अध्यादेश चल रहे हैं, तो इनके ऊपर ये गौर कर रहा है ज्यादा कि किसानों को मारना है। तो किसानों को मारना है तो किसान मर गया, तो मजदूर भी मर गया, तो व्यापारी मर गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा आंदोलन ना करे, जो किसानों की बात है वे सुने, अच्छे ढंग से सुने। किसानों अपनी एक रोजी रोटी है, जो अपने अन्नदाता किसान है, इनकी बात माननी चाहिए। मजदूर साथी हम तो इनका समर्थन देंगे। आगे से आंदोलन जितना तेज होगा उतना तेज हम तो उनके साथ हैं, बिल्कुल डट के साथ रहेंगे। ये आज नई धान मंडी के अंदर जो हड़ताल है, दिल्ली के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया, उसके समर्थन में हड़ताल की है। न तो कोई जिन्स हुई बोली हुई है और नई मंडी में वो काम रहा है। और आगे भी किसान भाइयों के लिए हम समर्थन करते रहेंगे। किसान तो ये मतलब माल बिका नहीं है, बोली हुई नहीं है, किसानों को माल पड़ा है। वैसे भी किसान सही भाई इस हड़ताल की वजह से अपना माल लेकर नहीं आए, जो पड़ा है उसकी बोली नहीं होने दी और मंडी को बंद रखा है। टाउन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के नजदीक के दुकानदारों ने नो एंट्री जोन में भारी भरकम वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। टाउन में जाकिर हुसैन पार्क के नजदीक ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की तरफ भारी भरकम वाहनों की एंट्री से स्थानीय दुकानदारों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि नो एंट्री जोन होने के बावजूद नजदीक की स्टील की दुकानों में भारी भरकम ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। रोजाना धान मंडी की ओर से ट्रक आते हैं और स्टील के गोदाम में माल लोड अनलोड किया जाता है, जबकि भारी वाहनों की एंट्री इस मार्ग पर निषेध है। दुकानदारों ने बताया कि ट्रकों की एंट्री के कारण रास्ते में वाहनों का जाम लग जाता है, इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने यातायात
व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की है। वहीं स्टील गोदाम के मालिकों का कहना है कि काफी समय से माल से भरे ट्रक उनके गोदाम में आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नो एंट्री जोन बताकर उन्हें नहीं रोका है। पास ही 3 ट्रांसपोर्ट एजेंसियां भी हैं, जिन्हें भारी भरकम वाहनों का आना जाना भी इस सड़क पर लगा रहता है। ज्ञानदान स्कूल के सामने भारी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए बैरिकेड्स लगवा दिए गए हैं, लेकिन जाकिर हुसैन पार्क की तरफ नो एंट्री का कोई साइन नजर नहीं आ रहा और न ही इस ओर कोई बैरिकेड्स लगवाए गए हैं। दुकानदारों ने भारी भरकम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। समस्या ये है जी, हमारा एरिया आगे इसमें नो एंट्री जोन है। हैवी व्हीकल आते हैं, यहाँ पे ट्रक आता है, लोडेड होता है, आगे चला जाता है, तारे तोड़ देते हैं। साथ में स्कूल है, बच्चों को भी दिक्कत है। ट्रक वहाँ से जब बैक आता है, आगे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए नहीं। जब वहाँ से ट्रक बैक आएगा, आधा घंटा लग जाता है, पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमारी सारी की सारी दुकानें चौक हो जाती है, कोई धंधा नहीं होता है। एक तो पहले से मंदा चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैरिकेड्स लगवाने की प्रशासन से मांग करते हैं हम। बिल्कुल सारा दिन एंट्री करते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बैरिकेड्स। तो यहाँ पे सीधा आता है, चला जाता है, आगे बैरिकेड्स देख के फिर वापस लाता है। जब वापस आता है हैवी लोडेड ट्रक, आधा घंटा लग जाता है उसको, पीछे आधे घंटे में यहाँ पे जाम लग जाता है। बहुत ज्यादा रश रहता है, रश का एरिया है। जो भी ट्रक जाते हैं यहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट लाइनें आगे टोटल बैरिकेड्स की वजह से सारे के सारे बैग आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पर आगे की साइड में बैरिकेड्स लगाया जाए और हैवी व्हीकल को बैन किया जाए। इसमें बैरिकेड्स की जरूरत क्या है जी? पूरी रोड पे पूरी ये अनाज मंडी से लेकर सुभाष चौक तक पूरे साधन चलते हैं, तो यहाँ कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो पार्किंग के लिए जगह भी छोड़ी हुई है। अंदर जो भी गाड़ी आती है 1 मिनट भी नहीं लगता, गाड़ी अंदर लग जाती है। ना आज तक कभी प्रशासन ने कहा है, ना हमने कभी किसी को प्रॉब्लम आने दी है। 1 मिनट भी नहीं लगता गाड़ी अंदर लगने में, 1 मिनट भी नहीं लगता गाड़ी बाहर निकलने में। जो भी गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी अंदर आ जाती है। अंदर हमने जगह छोड़ी हुई है। एंट्री जोन अगर आसपास के दुकानदार कह रहे हैं, तो आसपास के दुकानदार तो सड़क पे रोक के गाड़ी अनलोड करते हैं और सड़क पे रोक करके गाड़ी लोड करते हैं। हमारी गाड़ी तो बल्कि हमारी दुकान के अंदर लगती है। आप खुद देख लीजिए भी हमने पार्किंग के लिए आगे जगह कितनी छोड़ रखी है। हमने पूरी दुकान के आगे 25 फुट जगह छोड़ रखी है। ट्रक हमारे अंदर आता है। बाहर कभी भी हमने सड़क पे आज तक ना तो कभी लोडिंग की है, ना कभी अनलोडिंग की है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एटीएम से ओटीपी के माध्यम से राशि निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीन से नकदी निकालने के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। 1 दिसंबर से इस नियमों को लागू कर दिया गया है। टाउन पीएनबी के शाखा प्रबंधक प्रहलाद सैनी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि एटीएम से 10,000 रुपए से ज्यादा राशि निकलवाने के लिए अब ग्राहक के पंजीकृत फोन नंबर पर ओटीपी की सुविधा को जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह नियम केवल रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि कमर्शियल वेबसाइटों पर हो रही धोखाधड़ी से बचाव के लिए बैंक द्वारा यह नियम लागू किया गया है। ऑनलाइन माध्यमों से पैसे ऐंठने के मामलों में बढ़ रही शिकायतों के दृष्टिगत बैंक द्वारा यह कदम उठाया गया है। इससे ग्राहकों की गोपनीयता बरकरार रहेगी। पीएनबी ने हमारे बैंक में ग्राहकों के लिए अभी 10,000 से ऊपर एटीएम विड्रॉल पे ओटीपी बेस्ड सुविधा चालू की है। उसमें अब 10,000 से ऊपर की निकासी के लिए रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उनके रजिस्टर्ड मोबाइल में ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने पे ही पैसे निकाल सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने जैसे फ्रॉड होने के चांस से जो एटीएम के साथ होते हैं उनसे बचाव होगा और उनके जो मनी से रिलेटेड कोई लॉसेज उनको नहीं होगा या कोई भी उनके साथ भी कोई चीटिंग वगैरह होने से बचाव हो सकता है। नगर परिषद द्वारा शुक्रवार को टाउन के वार्ड संख्या 35 में एफसीआई के सामने स्थित पुराने गोदाम में पड़े मलबे की नीलामी की गई। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में शुक्रवार को मलबे की नीलामी की गई। प्रभारी मालचंद शर्मा ने बताया कि टाउन रेलवे स्टेशन के पीछे वार्ड संख्या 35 में सिंचाई विभाग के गोदाम में पड़े मलबे को नीलाम किया जा रहा है। मलबे में 4 दीवारी, पुराने ट्रैक्टर, टैंकर, गार्डर, शेड का मलबा व लकड़ी के बाले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सिंचाई विभाग के गोदाम को तोड़ने एवं मलबा उठाने के इच्छुक खरीदारों ने नीलामी में भाग लिया। खुली बोली में 30 से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। इच्छुक खरीदारों से मौके पर 2 लाख रुपए की अमानत राशि जमा करवाई गई है। उन्होंने बताया कि मलबा उठाने के बाद जमानत राशि लौटाई जाएगी। इसके अलावा एनजीटी के नियमों की अनुपालना में मलबा हटाते समय आसपास मौजूद पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करवाने के लिए भी खरीदारों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि नीलामी से प्राप्त होने वाले कोष को शहर के विकास में लगाया जाएगा। 4/12 तो हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन के पीछे वार्ड नंबर 28 जो नया 35 है, सिंचाई विभाग के
गोदाम 9 गोदाम है, उसकी चारदीवारी की है, पुराने ट्रैक्टर 5, पुराने टैंकर, एक काटर जीआई शेड, लकड़ी के बाले वगैरह स्क्रैप वगैरह है। एक ओपन ऑप्शन रखी गई है। ओपन ऑप्शन में जितनी भी रसीदें कटेंगी वो सब ओपन ऑप्शन में भाग लेंगे। जिसकी अंतिम बोली होगी उसके नाम से ओपन ऑप्शन बोली छोड़ी जाएगी। इसके सामने लगभग 25 रसीदें कट चुकी हैं अब तक और अभी लगातार रसीदें कट रही हैं। तो मानते कम से कम 35 से 40 रसीदें कट जाएंगी। विकास कार्य में राशि की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।